Myself, Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Department of Pharmacy, Ramis Institute, Greater Noida, which is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Today we will discuss about the unit number 4th, and the subject code is the BP501T. Okay, subject code is the BP501T, and the name of the subject is the medicinal chemistry seconds, means this is the 5th semester code. What is the content of our lecture? What is the content of our lectures means what is the outcome of my lecture means after this lecture student should be able to understand the some basic points, मीन्स कि इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स को कौन कौन से पॉइंट जो है या कौन कौन से टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए, यानी उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए. मीन्स द टॉपिक का नेम था ड्रग एक्टिंग ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम. तो स्टूडेंट मस्ट वी नो व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, यानी आफ्टर दिस क्लास आप लोगों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन्स एंड एक्सोक्राइन सिस्टम्स. Second one, since these endocrine systems are release the hormones, so all of you must we know what is the hormones, what is the characteristics of hormones, what are the property of the hormones, and the next one is the all of you must be know the what are the drugs, यानी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एक्ट करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम पे. और बेसिकली इस लेक्चर में हमें वो ड्रग्स को पढ़ना है जो कि स्टेरॉइड्स इन नेचर्स के होंगे, यानी ड्रग्स विच आर एक्ट मेनली ऑन द स्टेरॉइड्स इन नेचर्स. ओके, स्टेरॉइड्स इन नेचर्स. लास्ट एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना है हमें, व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टेरॉइड्स, यानी जो स्टेरॉइड्स पढ़ रहे हैं उनका आपको नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए कि आप उनको कैसे आप उसको IUPAC नेम्स में आप उनका नॉमेनक्लेचर्स करेंगे. एंड फर्स्ट एंड लास्ट वन आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्टेरॉइड्स. Actually, in the body there are two systems. One is the endocrine systems and another is the nervous system. These two systems are mainly involved to maintain the internal homeostasis. The first question here arises that what is the meaning of homeostasis? Homeostasis means वो आखिर होम्योस्टेसिस है क्या. तो आपके बॉडी में दो सिस्टम हैं, फर्स्ट वन इज द नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज द आपका जो आपका है एंडोक्राइन सिस्टम. दीज टू सिस्टम्स आर मेनली मेंटेन द होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मीन्स कि जो आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन और बायोलॉजिकल फंक्शन इन दोनों को जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस. क्लियर. तो एंडोक्राइन सिस्टम्स मेनली हेल्प टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस. दिस इज एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन द होम्योस्टेसिस थ्रू रिलीज ऑफ द सम केमिकल सब्सटेंस, and these endocrine systems which release the chemical substance are known as the hormones. यानी हार्मोन्स क्या है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होगा, वो केमिकल सब्सटेंस को हम यहाँ पर बोलते हैं हार्मोन्स. सेकेंड पॉइंट है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द हार्मोन्स, या हार्मोन्स कैसे एक्ट करेगा. तो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड वन पार्ट ऑफ द बॉडी या मेनली नोन एज द ग्लैंड्स एंड कैरीड थ्रू द ब्लड to the other tissue or other organs where they modify to the structures or show their activity. यहाँ कहने का मतलब ये है कि हार्मोन्स जिस साइट्स पे रिलीज होगा या जिस ग्लैंड से रिलीज होगा उसका जहाँ से वो रिलीज होगा वहाँ पर एक्ट न करके इसी किसी दूसरे डिस्टेंस ऑर्गन या कोई दूसरे टारगेट साइट पे एक्ट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हार्मोन्स. यहाँ पर एक क्वेश्चन और आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड लोकल हार्मोन्स. तो आपको उसको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करना है. नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. फर्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द हार्मोन्स एक्ट एट द वेरी लो कंसंट्रेशन. मीन्स अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन
कम भी हो जाती है वो भी आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ भी जाती है तो वो भी हार्मफुल है। इसीलिए हम इसमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हार्मोन्स के रिलीज को एक्टिवेट करती हैं, या कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो हार्मोन्स के सेक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। यानी हमें हाइपर भी और हाइपो भी दोनों क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसके मतलब हमें हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को एक मिनिमम अमाउंट पे ही ऐड करना है। सेकेंड वन है हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट एट द टारगेट ऑर्गन फार अवे फ्रॉम द ग्लैंड, मीन्स हार्मोन्स जिस ग्लैंड से रिलीज होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं। यानी हार्मोन्स जिस ग्लैंड से रिलीज होगा उस ग्लैंड से जो उसका टारगेट साइट यानी जहाँ पर ये वर्क करेगा वो उससे दूर होगा। थर्ड वन है हार्मोन्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस होंगे, यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस है, यानी कुछ समय बाद उसका एक्शन जो है अपने आप जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। आइदर ये मेटाबोलाइज्ड हो जाए या उसकी एक्टिविटी लॉस हो जाए, ये डिपेंड करेगा वो हार्मोन्स क्या कौन सा है। थर्ड वन है हार्मोन्स रेगुलेट, फोर्थ वन है द हार्मोन्स रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। Here student must be differentiate the physiological function and biochemical function. Here we consider the physiological function, not any biochemical functions. These are the some slides which are discussed about the what are the endocrine glands. Most of the glands, for example, the glands are pineal glands found in the brain, pituitary glands, thyroid gland, thymus glands, adrenal glands, pancreas, testes and ovary. These are the name of the glands, and most of the glands are the endocrine glands. Means endocrine glands means these are release only the hormones. But here one of the most important point which are mostly asked in examination, the which glands act as the endocrines and exocrines. मीन्स अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड्स है जो कि एंडोक्राइन्स भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो उसका आंसर आपको यहाँ से इस स्लाइड से मिलेगा कि जो ग्लैंड्स हार्मोन्स के साथ साथ कुछ और भी अदर सेक्रेशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, वो है आपका पैक्रियाज। पैक्रियाज रिलीज द हार्मोन्स नोन एज द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को अमाउंट को कम करेगा, ग्लूकागॉन जो है वो ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। यानी ये दो हार्मोन्स जो हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं आपके पैक्रियाज से। तो चूंकि पैक्रियाज से ये हार्मोन्स निकल रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन यही पैक्रियाज आपको हेल्प करता है क्योंकि डाइजेशन में, तो उस टाइम पे ये पैक्रियाज डिफरेंट टाइम्स के एंजाइम्स रिलीज करता है। तो चूँकि ये एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, इसीलिए पैक्रियाज एक्ट एज एंडोक्राइन्स एज वेल एज द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर। नेक्स्ट आपको एक नीचे नोट लिखा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल हार्मोन्स। मैंने आपको पहली फर्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस किया था कि हार्मोन्स और लोकल हार्मोन्स में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोकल हार्मोन्स। तो लोकल हार्मोन्स आर मोस्टली द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो कि सेक्रेटेड आउट होगा नियर बाई द सेल्स में। इसका एग्जाम्पल है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन्स। मीन्स अगर आपको सपोज करिए स्किन में कहीं पे इरिटेशन हो रही है या कोई एलर्जी हो रही है और स्किन एक यहाँ पर हिस्टामिन्स रिलीज हो रहा है, तो लोकल हार्मोन्स जिस साइट्स पे रिलीज होगा वही उसी साइट पे उसका एक्शन भी शोज होगा। यानी जहाँ से रिलीज होगा वहीं पर वो अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन जो हार्मोन्स है वो जिस साइट पे रिलीज होगा, सपोज करिए इंसुलिन रिलीज हो रहा है पैक्रियाज से, तो इंसुलिन का जो टारगेट साइट है, जो बाइंडिंग साइट है, वो किसी दूसरे डिस्टेंस आर्गन साइट पे, तो इसका मतलब वो जहाँ पर रिलीज होगा वहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो है ये डिफरेंस है हार्मोन्स में और लोकल हार्मोन्स में। मीन्स इस स्लाइड तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, what is the difference between endocrine gland and exocrine glands, what is the difference between hormones and the local hormones। हार्मोन्स और का एग्जाम्पल जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट, अभी आप डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स पढ़ेंगे। लोकल हार्मोन जो है इसका एग्जाम्पल से आपका है हिस्टामिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन।
नेक्स्ट अब आपके सिलेबस में जो दिया हुआ था मोस्टली फोकस था आपका स्टीरॉयड्स हार्मोन्स का। नाम से क्लियर है स्टीरॉयड्स। अब ये व्हाट इज द स्टीरॉयड्स होते क्या हैं, क्या इनका केमिकल्स नेचर से, चूँकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के लेक्चर है तो आपको स्टीरॉयड्स के स्ट्रक्चर याद करने हैं, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ही आपका कोर है कि आपको वो उसी से आपको आगे एक्सप्लेन करने हैं कि स्टीरॉयड्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से उसमें कैसे कार्बन एटम्स कैसा अरेंजमेंट है। तो स्टीरॉयड्स जो है मेमेलियन सिस्टम में देयर आर 6 फैमिली ऑफ स्टीरॉयड्स। इन मेमेलियन देयर आर 6 फैमिली ऑफ स्टीरॉयड्स, एंड ये स्टीरॉयड्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये उनके केमिकल बेसिस पर भी किया गया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर भी किया गया है। Suppose that the first one is the anabolic steroids. What is the anabolic steroids? Means the steroids which act on the androgenic receptors. Actually, before what is the meaning of receptors? There are actually drugs. There are two types of word come from drugs. Yeah, any compounds show their actions either bind with enzymes, यानी या ड्रग अपना एक्शन तब शो करेगी जब वो किसी एंजाइम से बाइंड करेगी, या ड्रग अपना एक्शन तब शो करेगी जब वो किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगी, या ड्रग तब अपना एक्शन शो करेगी सपोज करिए एंटीबायोटिक होगी जब वो उसके सेल वॉल को किल करेगा। तो यहाँ पर जो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हैं, दीज एनाबोलिक स्टेरॉइड्स आर मेनली एक्ट विद द एंड्रोजन्स रिसेप्टर्स। अभी डिटेल्स पढ़ेंगे आप नेक्स्ट स्लाइड्स में या नेक्स्ट लेक्चर में कि एंड्रोजन्स रिसेप्टर्स हैं क्या, ये कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी एक प्रकार दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिसेप्टर। सेकेंड वन इज द ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। नाम से क्लियर है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, इसका मतलब ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, यानी वो स्टेरॉइड्स जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है उसको हम बोलेंगे ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। थर्ड वन है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पर भी नाम से क्लियर है मिनरल्स, यानी इसका मतलब द स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की एक कैटेगरी है कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी वो स्टेरॉइड्स या वो कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो मेंटेन्स करेगा ब्लड वॉल्यूम्स एंड रीनल एक्सक्रेशन। मेनली मिनरल कॉर्टिकॉइड्स सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशंस को बॉडी में मेंटेन रखते हैं। फोर्थ वन इज द प्रोजेस्टिन्स। प्रोजेस्टिन दिस इज द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है व्हाट इज द मेल हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स। तो प्रोजेस्टिन द फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। एंड फाइटोस्टेरॉल दिस इज द मेनली प्लांट स्टेरॉइड्स। एंड लास्ट वन यानी सिक्स कैटेगरी जो ड्रग्स है वो हमारी है स्टेरॉइड्स, इसको हम बोलते हैं एर्गोस्टेरॉल्स। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स जो है ये जो फंगस का जो स्टेरॉइड्स है या द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन डी। अक्सर ये क्वेश्चन जी पैड में आता है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी इज द एग्जाम्पल ऑफ एर्गोस्टेरॉइड्स। मीन्स स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस होगा और ये जो कैटेगरी होगी ये आपकी होगी एर्गोस्टेरॉइड्स की। क्लियर है, यानी आप कि कौन कौन से स्टेरॉइड्स हैं और उसको किस टाइप में क्लासीफाइड किया गया है। अब आपका जो सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आता है इस लेक्चर का पार्ट है वो है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ द स्टेरॉइड्स, यानी आप स्टेरॉइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे और अब आपको उसको स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखना है। इस लेक्चर के बाद ये एज्यूम किया जा सकता है कि आपको उस स्ट्रक्चर किस टेक्निक से आपको याद करना है वो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। आप सभी लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो 6 मेंबर की रिंग, एक रिंग प्रेजेंट है, ये रिंग है आपकी बेंजीन की, और ये बेंजीन रिंग्स आप इंटरमीडिएट से पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी जो 6 मेंबर की साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। क्लियर है, यानी आप सभी लोग आपको बेंजीन बनाना बहुत ही आसान है। एक बेंजीन में जब आप दूसरी सेकंड बेंजीन रिंग अटैच कर देते हैं उस बेंजीन को हम बोल देते हैं नेप्थलीन। क्लियर है, यानी सिंगल स्ट्रक्चर आपको बोलेंगे आप बेंजीन, एक बेंजीन से आप दूसरी बेंजीन अटैच कर दीजिए आप हो जाएगा नेप्थलीन, तीसरी बेंजीन आप एक और ऐड कर दीजिए हो जाएगा आपका एंथ्रासीन। क्लियर है, यानी तीसरी स्ट्रक्चर आप ऐड कर देते वो क्या हो जाता है आपका एंथ्रासीन। अब एक डिफरेंस और है फिनांथ्रीन में। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें, एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन दोनों में
तीन तीन स्ट्रक्चर, थ्री साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो डिफरेंस क्या है इनका अरेंजमेंट का या इनका अटैचमेंट का, यानी ये कैसे अटैच्ड हैं। आप देख रहे हैं एंथ्रासीन जो कंटिन्यूस अटैच्ड है, फिनांथ्रीन में जो है, फिनांथ्रीन में जो रिंग अटैच्ड है ये कंटिन्यूस न होकर के, यानी नेप्थलीन के जो ऊपर से ये रिंग अटैच हो जाती है, तब हम इसको बोल देते हैं आपको फिनांथ्रीन। यानी आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर्स आना चाहिए, बेंजीन के बाद आपको नेप्थलीन के स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, नेप्थलीन के बाद आपको एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, एंथ्रासीन के बाद आपको ये सब एज्यूम किया जाता है फिनांथ्रीन के स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा। अब आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, जो फिनांथ्रीन का जो डबल बॉन्ड्स हैं वो सारे डबल बॉन्ड को आपको हटा देना है। यानी जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तब उसको बोलेंगे अनसैचुरेशन। जब हम डबल बॉन्ड को हटा देंगे यानी हम क्या कर देंगे, सैचुरेटेड कर देंगे, तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। अब जब आप लोग स्टेरॉयड देखेंगे उसके नॉमेनक्लेचर आईपीओसी में, तब वहाँ पर एक वर्ड आएगा पर हाइड्रो। तो पर हाइड्रो का मतलब ये हो गया कि जो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, इसीलिए यहाँ पर वर्ड आ गया आपका पर हाइड्रो। क्लियर। नेक्स्ट वन है, इस पर हाइड्रोफिनांथ्रीन को एक ये रिंग अटैच्ड है। इस रिंग को आपको देखने से दिख रहा होगा, दिस रिंग इज द 5 मेंबर की रिंग्स है, 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स हैं, साइक्लिक है। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है ये है आपका साइक्लोपेंटेन। यानी आपको पर हाइड्रोफिनांथ्रीन में साइक्लोपेंटेन रिंग ज्वाइंट कर दीजिए तो वो बन जाएगा आपका साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, और ये न्यूक्लियस है आपका स्टेरॉयडियल न्यूक्लियस। क्लियर है। यानी फिर से आप सोच लीजिए, पहले आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर याद करना है, बेंजीन के बाद आपको नेप्थलीन के स्ट्रक्चर याद करना है, नेप्थलीन के बाद आपको एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर याद करना है। एंथ्रासीन और फिनांथ्रीन का केवल पोजीशन का डिफरेंस है। तो जैसे ही आप एंथ्रासीन को के बाद फिनांथ्रीन से बनाते हैं, उस फिनांथ्रीन का जो डबल बॉन्ड है उसको आप हटा देंगे तो वो बन जाएगा आपका पर हाइड्रोफिनांथ्रीन, और जो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन में साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच कर देंगे तो बन जाएगा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। मीन्स ऑल द स्टेरॉइड्स, अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करिए, ऑल द स्टेरॉइड्स आर कंटेनिंग साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस। यानी जितने भी स्टेरॉइड्स ड्रग्स होंगी, स्टेरॉयडियल ड्रग्स, उन सभी स्टेरॉइड्स में का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस होगा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस। यानी यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि राइट डाउन द नेम ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द स्टेरॉयडियल ड्रग्स। तो आंसर क्या है कि द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द स्टेरॉयडियल ड्रग्स इज नोन एज साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। और अब ये आपको शायद फिनांथ्रीन के स्ट्रक्चर भी याद है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर याद है, इन दोनों को आप ज्वाइंट कर दीजिए, बन जाएगा साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। अब सेकेंड वन आता है आपका जो इसकी नेमिंग। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता आता है कि आपको कैसे हम इसको नेमिंग करेंगे। एक याद करने का सिंपल तरीका है, आप इधर देखें, नेमिंग जो आप टोटल कितने रिंग्स प्रेजेंट है इसमें, हाउ मेनी रिंग्स आर प्रेजेंट, 4 रिंग्स। Okay, there are 4 rings are present, A, B, C and D. A ring, B ring, C rings and D ring. There are 4 rings are present, in which the 3 rings are the cyclic 6 member and the D ring is the 5 cyclic ring but is the 5 members. यानी इसमें टोटल 4 रिंग प्रेजेंट हैं, A, B, C and D, जिसमें से जो 3 रिंग हैं ए बी सी 6 मेंबर की रिंग है, साइक्लिक है। जो चौथी रिंग है यानी जो 4th जो डी रिंग है वो आपकी जो पेंटासाइक्लिक है, यानी वो भी आपके 5 मेंबर के रिंग है। अब आपको इसमें नेमिंग करना है कि आपको नेमिंग कैसे करना है। तो जब आप इसमें काउंटिंग देखें तो आप यहाँ काउंटिंग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ए टू बी जो काउंटिंग है वो आपकी है
एंटी क्लॉकवाइज, ये लाइक दिस। फिर से आपको याद रखिए कि काउंटिंग कैसे करनी है। आपको यहाँ पर ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको काउंटिंग यूँ नहीं करनी 1 2 3 4 5 6, यानी जो ए रिंग से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और काउंटिंग जो कार्बन की करनी है वो आपका 2 रिंग यानी ए और बी तक ले जाना है और वो एंटी क्लॉकवाइज करना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब ए और बी के जो टोटल रिंग आएंगी वो आएगी आपकी 10 कार्बन एटम की। कैसे आ रही है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आफ्टर दैट इस 10 के बाद फिर आपको क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है सी रिंग पे। 10th के बाद आपको क्या आता है, आपको 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी स्टीरॉयड्स में टोटल जो कार्बन एटम्स हैं वो है आपके 17 कार्बन एटम। फिर के लिए यानी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्टीरॉयड्स न्यूक्लियस, तो आंसर इज दैट स्टीरॉयड्स न्यूक्लियस आर कंटेनिंग द 17 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द स्टीरॉयड ड्रग, आंसर इज द साइक्लोपेंटेन पर हाइड्रोफेनाथ्रीन। तीसरा क्वेश्चन है कि हम स्टेरॉइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे। इसलिए नेमिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि जब आप इसको अभी लास्ट में जब आप IUPAC देखेंगे तो वहाँ पर आपको नंबरिंग करना पड़ेगा कि किस कार्बन एटम पे कौन सा नंबर है। तो जो नेक्स्ट कार्बन एटम्स आता है वो आपका करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज, अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 17 कार्बन एटम्स हैं। तो जब 17 कार्बन एटम्स रहेगा तब हम उसको बोलेंगे गोनेन। जब हमारा 18 कार्बन एटम हो जाएगा तब हम उसको बोलेंगे ईस्ट्रेन। और जब हमारा 19 कार्बन एटम हो जाएगा तब बोलेंगे उसको एंड्रोस्टेंस। और जब हमारा 21 कार्बन एटम हो जाएगा तब उसको हम बोलेंगे प्रिग्नेन। यानी जब आप इनकी IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे तब आपको देखना है कि कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर आपका तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग करना है, अगर 17 है तो गोनेन वो लिख देंगे, अगर 18 कार्बन है तो स्ट्रेन, 19 है तो आपका यहाँ पर बोल देंगे एंड्रोस्टेंस, अगर 21 है तो हम बोल देंगे आपको प्रिग्नेन। यहाँ पर आपको याद करने वाला जो पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर 20 कार्बन एटम आपका एब्सेंट है। जो 20 इसके बाद 24 कार्बन एटम्स अगर है तो उसको बोलेंगे हम कोलेन, जो कि आपका बाइल्स या कोलिक एसिड में होता है। और जो 27 कार्बन एटम्स होगा तो हम उसको बोलेंगे कोलेस्टेन, उसको सॉरी कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब कि हाउ कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जबकि आपका जो स्टीरॉयड्स में 17 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल, तो आंसर इज द 27, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द स्टीरॉयड्स, आंसर इज द 17। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर एंड देयर दो नाम्स होते हैं, IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम। तो अगर आप इसको IUPAC नाम देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या वर्ड हो रहा है, कोलेस्टेन। कोलेस्ट वर्ड क्यों है, देयर आर कंटेनिंग द 27 कार्बन एटम्स। तो 27 कार्बन एटम्स इसलिए इसका नाम है यहाँ पड़ गया आपका कोलेस्ट। चूँकि 5 इन 5वें पोजीशन पर चूँकि आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए हो गया 5 इन। 13 बीटा 3 पोजीशन पे ये 3rd पोजीशन है, 13 बीटा, तो 13 पोजीशन पे आपका बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड और अल्फा ग्रुप प्रेजेंट है 7th पोजीशन पे, इसलिए पड़ गया बीटा एंड अल्फा। एंड डाईऑल क्योंकि आपके पास 2 OH प्रेजेंट हैं। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीटा है कौन सा अल्फा है, तो अगर आपके स्ट्रक्चर में बोल्ड लाइन दी हुई है, बोल्ड मीन्स बीटा है कार्बन एटम, और अगर डॉटेड लाइन दिया हुआ है इसका मतलब वो है आपका अल्फा। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है स्ट्रक्चर देख करके कि अगर वो बोल्ड लाइन दिया हुआ है तो आपका बीटा है, और अगर डॉटेड लाइन दिया हुआ है तो अल्फा है, मीन्स एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। सेम क्वेश्चन यहाँ पर आप देखें, ये स्ट्रक्चर है प्रोजेस्ट्रॉन का, प्रोजेस्ट्रॉन इज द कॉमन नेम्स। लेकिन अगर जब आप इसका IUPAC नेम देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, फिर जितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे आप उसका नाम लिखेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो लिखेंगे। इसके बाद फिर आपका जो भी इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो आप फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे।
नेक्स्ट द व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री मीन्स स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी आपका जो अटैचमेंट है बॉन्ड का या एटम्स का वो कैसा है 3D स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं हम स्टीरियोकेमिस्ट्री। आप यहाँ पर देखिए जो 10, 8 एंड 13, ये पॉइंट आपको याद रखने, जीपैट में अक्सर क्वेश्चन आता है कि 10, 8 एंड 13 दीज पोजीशन आर ऑलवेज बीटा कन्फिगरेशन। इसका मतलब 10, 8 और 13 पे जो भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा एल्काइल का या किसी भी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो आपका बीटा रहेगा, इसीलिए उसको हम डिनोट करेंगे बोल्ड फॉर्म से। उसके अलावा जो पोजीशन हमारी 9th पोजीशन है वो हमारी ऑलवेज अल्फा होगी, यानी 10, 8 and 13 these positions are beta and 9th position this position is the alpha, means 10 and this position are the alpha position. Next one is the what is the metabolism of the steroids. Metabolism means the process through which the steroids are metabolized and excreted through the बॉडी, मीन्स वो कौन सा मैकेनिज्म है जिससे स्टेरॉइड्स हमारा मेटाबोलाइज होकर के बॉडी से बाहर निकलेगा। तो देयर आर 2 फेज, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में मेनली जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ये सब होंगे, एंड द फेज 2 में ड्रग कंबाइंड होगी किसी अमीनो एसिड से जिसके थ्रू वो ड्रग जो है वो बॉडी से बाहर निकलेगी। तो देयर आर 2 मैकेनिज्म विच आर मेनली द फेज 1 एंड फेज 2। क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई द ड्रग्स आर मेटाबोलाइज। तो ड्रग्स मेटाबोलाइज के अगर ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी तो ड्रग आपके बॉडी में एज ए कंज्यूम से या डंप होती रहेगी। तो अगर वो डंप होती रहेगी तो ड्रग आपके लिए हार्मफुल होगा, इसीलिए उस ड्रग को या उस स्टेरॉयडल ड्रग्स को बॉडी से बाहर निकलने के लिए हमको मेटाबोलाइज्ड करना होगा अपने। तो मेटाबोलाइज्ड का 2 फेज है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में मेनली ड्रग का केमिकल प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाएगा या हाइड्रोक्सिलाइजेशन हो जाएगा या कुछ उसमें रिडक्शंस हो जाएंगे। लेकिन जो फेज 2 होगा उस फेज 2 में ड्रग जो है किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड से, मेनली ग्लूकोनिक एसिड होता है, उस ग्लूकोनिक एसिड से ड्रग बाइंड होगी और बाइंड होकर के बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रग का मेटाबॉलिज्म। अब आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे कि इस ड्रग में जो स्टेरॉइड्स है आप देख रहे हैं, या तो एंजाइम हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो 16 पोजीशन पे जो डी रिंग्स है वहाँ पर या तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा या तो रिडक्टेज एंजाइम्स आएगा जो कि जो इस पोजीशन को एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस कर देगा। मेनली 2 एंजाइम्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स के मेटाबॉलिज्म में, वन इज द हाइड्रोक्सिलेशन एंड द सेकेंड वन इज द रिडक्शन। These hormones are these enzymes are responsible for the metabolism of the drugs. क्लियर, मतलब कि इस क्लास के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि स्टेरॉइड्स की नेमिंग कैसे करेंगे, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंस हैं, कौन कौन से न्यूक्लियस स्टेरॉइड्स ड्रग्स में प्रेजेंट हैं। लास्ट एक वन क्वेश्चन अक्सर के क्वेश्चन आता है कि व्हेयर द स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड, यानी स्टेरॉइड्स कहाँ से डिराइव्ड होते हैं। तो आंसर इज द स्टेरॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। स्टेरॉइड्स हमारे जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड होंगे, लेकिन हाउ कार्बोनेट कोलेस्ट्रॉल्स में 27 कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, लेकिन स्टेरॉइड्स में 17 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो चूंकि कार्बन एटम की नंबरिंग चेंज है, इसीलिए जब हम इनका IUPAC नेमिंग्स करेंगे तो उस टाइम उनका IUPAC नेमिंग के टाइम पर भी उनके नंबर जो है वहाँ पर नेमिंग चेंज हो जाएगी। सेकेंड, आपको IUPAC नेमिंग में क्या याद रखना है, कौन कौन से कार्बन एटम मिसिंग है। ठीक है, तो आपको C17 हैं, C18 हैं, C19 है, लेकिन 20 कार्बन एटम्स जो है वो आपका मिसिंग है। ओके, दिस इज द माई रेफरेंस। Okay, thank you.